हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल साइंस की इस सीरीज़ में आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पर। और इस सीरीज़ में हमें फ़िलहाल फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 को कवर किया था, बट उसमें वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हमने उसे चैप्टर 2 पार्ट 1 नाम दे दिया। और अब बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम इस चैप्टर 2 के पार्ट 2 में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं चैप्टर 2 पार्ट 2। ठीक है, इसको पार्ट सेकंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हमने कहाँ तक कल की क्लास में कवर किया था। तो अदिश सदिश राशियां हो चुकी थी, दूरी विस्थापन कंप्लीट हो चुका था, चाल, वेग, त्वरण, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब कंप्लीट हो चुके थे। और हमने कल कहा था कि हम आज सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति से शुरू करेंगे। तो अभी हम वृत्तीय गति से ही स्टार्ट करते हैं। तो समझ लेते हैं कि वृत्तीय गति क्या है, यानी कि सर्कुलर मोशन। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो किसी कैसे वृत्ताकार मार्ग, ठीक है, यानी कि वृत्त के आकार का सर्कल पाथ पर गति करती है, तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस वाले इमेज में कि एक वृत्त है और इस पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखो गति कर रहा है, लगातार गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस गति को हम वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो बता, वृत्तीय गति, यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उस गति को क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। सिंपल है, अगर एक समान चाल से गति कर रही है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। दूसरा, वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि वह वेग की दिशा में प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। ठीक है, वेग की दिशा, यहाँ पे इस चीज को एक साथ पढ़ेंगे आप, वेग की दिशा, ठीक है, वो क्या है? प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। आप देख पा रहे होंगे, जैसे अगर यहाँ इस तरफ है इसकी डायरेक्शन, इस बिंदु पे फिर इस तरफ, मतलब जैसे अगर कोई यह इस पॉइंट पे आ जाती है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। आप देख भी सकते हैं जो ब्लू कलर का एरो है ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। और आप देख रहे होंगे हर मूवमेंट पे इसकी डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रही है। थोड़ा आगे चलेगा तो फिर इस तरफ हो जाएगी, फिर और थोड़ा आगे चलेगा तो फिर इस तरफ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेग की दिशा है वो हर मूवमेंट पे, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। थर्ड पॉइंट है कि डोरी से बंधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पष्ट रेखित उड़ जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज टफ लग सकती है, स्पष्ट है, रेखित है, इसको छोड़िए। आप सिंपल अगर समझें तो अगर ये घूम रही है अगर, और इस ये वाला धागा अगर टूट जाता है तो ये सीधी किस तरीके से जाएगी? ये सीधी इस तरीके से आगे चली जाएगी। एक बार मैं इसको क्लियर करके समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं। ठीक है, और आप यहाँ पे आप क्लियरली समझ पाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, सपोज करते हैं ब्लैक कलर का जो है ये धागा है और ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें पॉसिबल नहीं है तो मैं दूसरा एक बना लेता हूँ, ये इस तरीके से, और ये धागे से पत्थर बंधा हुआ है और ये घूम रहा है और ये टूट जाता है, तो ये इस तरीके से जाएगा सीधा। ठीक है, इसको ही स्पर्श रेखिक बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले इसे टेंजेंशियली। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बस यही इस पॉइंट में ये समझाना चाह रहा है। इसके बाद समझते हैं कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, देखो अभी हमने जो पहला विस्थापन पढ़ा था वो रेखिक विस्थापन था, यानी कि साधारण वाला विस्थापन, लेकिन यहाँ पे एक कोणीय शब्द इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया। ठीक है, तो वहां पे सिंपल गति की बात की गई थी और यहाँ पे बात होगी वृत्तीय गति की। बस फर्क इतना ही रहने वाला, वृत्तीय गति यहाँ पे घूर्ण गति करते हुए किसी कण की त्रिज्या r यदि स्थिति सदिश द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, जो थीटा एंगल है, कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, साधारण शब्दों में समझते हैं इसको। इस तरीके से कोई वृत्तीय पथ है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? गति करेगा। मान लेते हैं वो पॉइंट
ए पर होगा स्टार्टिंग में, और यहाँ से वो चल के कहाँ पहुँच जाएगा, ये पॉइंट बी पे आ जाएगा। ठीक है, तो बी पे अगर इसको इससे मिलाएं इसके सेंटर से, तो इस तरीके से होगा। तो ये जितना एंगल बना, जो कोण बना है, वही क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन। और इसे किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। ठीक है, या डेल्टा थीटा। ठीक है, अब इसे निकालते कैसे हैं, तो इसे निकालने का सिंपल तरीका, अगर आपको पता होगा कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, आप उससे इसे बिल्कुल आसानी से निकाल। तो ये चाप ए से बी वाला, ये मान लो ये क्या है, डेल्टा एस दूरी है ए से बी तक, और त्रिज्या इसकी मान लेते हैं आर है, तो आर, तो डेल्टा थीटा आपका कोणीय विस्थापन निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब पूछ ले किस प्रकार की राशि, तो ये सदिश राशि है, लेकिन सदिश में भी कई सारे प्रकार होते हैं, तो कभी कभार पूछ लेते हैं। एक अक्षीय सदिश है, ठीक है, एक्सियल वेक्टर, आप इसे याद रख सकते हैं, अक्षीय सदिश, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक अक्षीय सदिश है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो दाएं हाथ के पेज के नियम से निकाली जा सकती है। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो जो विस्थापन है, कोणीय विस्थापन, वो नेगेटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, कोणीय वेग। देखो, वहां हमने विस्थापन समझा, उसके बाद वेग समझा, तो ऐसे ही यहाँ हमने कोणीय विस्थापन समझा, तो अब उससे क्या रिलेटेड है, कोणीय वेग, वो समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये भी उसी की तरह सिंपल रहेगा। अगर मान लें हम कोणीय वेग ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा से इसको तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन क्या था, डेल्टा थीटा, भी हमने पढ़ा है, समय कितना होगा, टी, तो ये बन गया कोणीय वेग का फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे हम इसकी डेफिनेशन भी आसानी से समझ सकते हैं। घूर्ण गति कर रही वस्तु, घूर्ण गति या वृत्तीय गति को के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज जो है, उसको क्या कहेंगे, कोणीय वेग। बिल्कुल हमने अभी ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये यही दर्शा रहा है। ठीक है, ये क्या है, कोणीय विस्थापन है, और ये जो चेंज होने का रेट है वो बटे टी। ठीक है, और ये जो निकल के आ गया, ये है आपका कोणीय वेग। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर रेखीय चाल और कोणीय चाल, अगर दोनों में कोई रिलेशन पूछे, तो आप बता सकते हैं जो रेखीय चाल v होती है बराबर, और जो कोणीय चाल ओमेगा गुणा आर। ठीक है, या v बराबर आर ओमेगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोणीय चाल में त्रिज्या से गुणा कर दें तो रेखीय चाल निकल के आ जाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वनडे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोणीय वेग का मापन किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं, तो इसका नाम है क्या, टेकामीटर। टेकामीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ ओमेगा से रिलेटेड और पॉइंट है कि ओमेगा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, और उसे बराबर 2 पाई एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको और देखो आसानी से समझते हैं। ओमेगा बराबर होता है, जैसे 2 पाई एन हमको याद है। ठीक है, एन बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टी, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई 1 अपॉन टी, या ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, दोनों इससे निकल आए, एक ये फॉर्मूला, एक ये। यहाँ पे टी क्या है, ठीक है, जहाँ ये एन है ये आवृत्ति है, और जो टी है ये आवर्तकाल। इसका मात्रक पूछे, इसकी यूनिट क्या, तो इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अक्षीय सदिश है, ये बता ही दिया, डायरेक्शन भी आपको बता दी, सेम विस्थापन वाले को फॉलो करेगा। ठीक है, और जो पाई के मान की जो सबसे पहले कैलकुलेशन की थी, वो किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वो की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन इज लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर देखें तो आज के इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होने वाली है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट ऑफ द चांस यही रहते हैं कि अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, इससे मोशन वाले चैप्टर से, तो वो लॉ ऑफ न्यूटन से ही आएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूटन कौन थे।
तो इनको फिजिक्स के फादर भी कहा जाता है, ठीक है, न्यूटन को। और इन्होंने सन 1687 यानी 1687 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपिया। क्या नाम था पुस्तक का? प्रिंसिपिया। और इसमें इन्होंने सबसे पहले ये गति के नियम दिए थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे इनका जो रूल है, इनका नाम पड़ गया न्यूटन के गति के नियम। इनके 3 नियम हैं और तीनों को एक एक करके समझते हैं। अभी हमारे सामने स्क्रीन पे पहला नियम है न्यूटन का प्रथम गति नियम, ठीक है। न्यूटन इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी इसको समझते हैं, क्या कहता है न्यूटन इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो वह विराम अवस्था में रहेगी। और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। 2 कंडीशन दे दी है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में या विराम अवस्था में रखी है तो वो विराम में ही रहेगी, और यदि वो एक समान चाल से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। बट उसके साथ एक कंडीशन जोड़ दी कि जब तक, क्या लिखा है, कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। या वर्तमान अवस्था से मतलब यही है कि अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहेगी, बट अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल लगाकर उसकी जो अभी रुकी हुई रेस्ट वाली पोजीशन है, अगर उसमें हम चेंज ना करें, वो चेंज कैसे होगा? हम उस पर अगर कोई बल लगाएंगे और उसको खिसका देंगे या चला देंगे तो वो गति में आ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरी कंडीशन, अगर वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि वो गति में है। लेकिन अगर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के, कोई बाहरी बल लगा के और उसको रोक देते हैं तो क्या कर दिया हम? उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया। बट अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? जो चल रही है वो चलती रहेगी, जो रुकी हुई है वो रुकी हो रहेगी। इसी को न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। इसे और भी नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या फिर गैलीलियो का नियम भी इसे बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं, इस चित्र में देखिए आप, ठीक है, इस चित्र में देखिए आप, ये बॉल चल रही है, ठीक है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक इससे कोई फोर्स आके रोके ना, ठीक है, ये लुढ़कती ही रहेगी। अब आप सोचते होंगे कि जैसे अगर हम कोई अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बॉल को लुढ़का दें तो वो तो आगे चल के रुक जाती है। तो वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पे भी कोई बाहरी बल काम कर रहा होता है। जैसे घर्षण जिस सतह पर वो लुढ़क रही है, यानी कि फर्श पे है या मिट्टी में है, तो क्या है, वो नीचे वाली जो सरफेस है, सतह, वो उस पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो आगे चल के रुक जाती है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, यानी कि नेचर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे जड़त्व का नियम क्या है तो भी आपको यही बताना है, ठीक है। अपनी कोई भी कंडीशन है, चाहे वो गति में है या वो विराम में है, उसको बनाए रखना ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, ठीक है। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे और वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से समझना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लॉ को, ठीक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैंने इस क्लास के लास्ट में इससे ही लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाले हैं, कुछ आए हुए जो एग्जाम में आए हुए, कुछ ऐसे जिनके आने के चांस हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो बल की परिभाषा है वो हमें किस नियम से मिलती है, तो वो न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। किससे? फर्स्ट लॉ से, ठीक है। बल की परिभाषा क्या है? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। क्या कहलाता है? बल। बल एक कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल को अगर साधारण शब्दों में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करें ये कोई बड़ा सा ईंट का पत्थर है या गुटका है, कुछ भी लकड़ी का मान लेते हैं, और इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, अपने हाथ से धक्का लगाते हैं। अगर ये खिसक के यहाँ आ जाता है, वहां से खिसक के ये यहाँ आ जाता है, तो हमने इसकी क्या है, पोजीशन में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब हमने इस पे बल लगाया, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से खिसक के यहाँ नहीं आता, सपोज करो ये दीवार होती और हम इस पे धक्का लगा रहे होते और दीवार आगे ना खिसकती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस पर बल नहीं लगाया, बल तो लगाया क्योंकि हमने वहाँ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। चेष्टा का मतलब
कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ तो परिवर्तन हो जाए तब भी और परिवर्तन ना हो लेकिन हमने उसे कोशिश की है तब भी वो क्या कहलाएगा, बल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो जड़त्व के हैं, या इन्हें जड़त्व के एग्जाम्पल बोल सकते हैं, या फिर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बोल सकते हैं, गैलीलियो के प्रथम नियम के बोल सकते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं बट कुछ एग्जाम्पल हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यानी कि हम किसी बस में या व्हीकल में बैठे हुए हैं और वो अचानक से ड्राइवर उसको चला दे तो क्या हमें एक पीछे की तरफ झटका लग जाता है, हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस जड़त्व के नियम या फिर न्यूटन के गति के प्रथम नियम की वजह से ही होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि जड़त्व का नियम और ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम अलग अलग है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो कोई सा भी मैं बोलूं आपको दोनों ही समझने। दूसरा उदाहरण है कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। सेम इसका उल्टा, अगर कोई चल रही है और फिर तब उसमें ब्रेक अचानक लगा दें तब आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी जड़त्व के नियम से ही होता है, यानी कि फर्स्ट लॉ से। थर्ड है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। आपने देखो कंबल या फिर कोई शर्ट हो आपकी या कोई टी शर्ट हो, गंदी हो जाती है वो मिट्टी विट्टी में, और आप उसे झाड़ के साफ कर लेते हैं। तो आप उसे क्यों झाड़ते हैं? तो उससे क्या है कि वो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। ठीक है, आई होप ये सारे आपको समझ आए। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस एक संवेग से रिलेटेड है। ठीक है, कि संवेग क्या होता है, तो इसको हम यहाँ समझ लेंगे। ठीक है, क्या संवेग? तो संवेग क्या होता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी कि उसका मास m और उसका वेग v, अब इसके गुणनफल को यानी कि m गुणा v, ये क्या कहलाएगा? आपका संवेग। ठीक है, या मूवमेंट। देखो आपने कभी देखा होगा एक हल्का ट्रक है एक भारी ट्रक है, ठीक है। तो कोई भी भारी चीज आ रही होती है, उसमें क्या होता है कि भले ही वो 20 की स्पीड से आ रही हो और हल्की चीज भी 20 की ही स्पीड से आ रही हो, तो जो भारी चीज है उसको रोकने में क्या है, हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। या फिर अगर वो टक्कर मारे तो उसमें क्या है, उससे ज्यादा तेज टक्कर लगेगी। रीजन यही है कि उसका जो मास है वो द्रव्यमान है वो ज्यादा है, वेग दोनों का बराबर है। लेकिन अगर इनका संवेग निकालेंगे तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका संवेग ज्यादा निकलेगा और वो ज्यादा फोर्स डालेगा। ठीक है, संवेग एक कैसी राशि है? संरक्षित राशि है, यानी कि कंजर्व क्वांटिटी है, यानी कि इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरा, संवेग सदिश राशि है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि P बराबर mv। ठीक है, यहाँ पे P संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेग है। इसके बाद समझते हैं न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड नियम क्या कहता है? फर्स्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था अच्छे से, अब सेकंड को समझते हैं। ठीक है, सेकंड कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समान अनुपाती होती है। ठीक है, किसी वस्तु, अभी हमने संवेग को इसीलिए समझा है, ठीक है, अलग से। आपने देखा होगा ये अचानक संवेग कहाँ से आ गया बीच में, तो उसका रीजन यही था कि जो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, तो उसके लिए हम संवेग को पहले समझना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे संवेग की बात आ गई। संवेग को अभी हमने इसलिए समझा था। तो क्या कह रहा है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, यानी कि संवेग p है, लेकिन dp वो लिख देंगे इसको, बटे परिवर्तन की दर यानी कि नीचे t आएगा dt, ये किसके बराबर होगा? इसके आरोपित बल के समानुपाती होगा। समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होगा, किसके? बल के। तो F बराबर dp अपॉन dt। ठीक है, ये से निकल के आता है, और इसी से F बराबर ma का फॉर्मूला निकल के आता है। कभी कभी हम ये गलती कर लेते हैं कि हम समझते हैं कि जो बल है, बल की परिभाषा न्यूटन के द्वितीय नियम से निकलती है, बट ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट नियम से निकलती है। ठीक है, ये कंफ्यूजन इसलिए भी होता है क्योंकि जो फर्स्ट नियम है वो सेकंड नियम का ही एक पार्ट है, इसलिए हमें ऐसा आभास हो जाता है।
ठीक है। अब समझते हैं थर्ड लॉ को। ठीक है, न्यूटन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है प्रतिक्रिया। यानी कि मैंने इस तरफ से कोई क्रिया की तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में और बराबर क्या होगी प्रतिक्रिया होगी। यानी कि अगर ये एक्शन किया है मैंने इस तरफ से इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, बस यही है थर्ड लॉ। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो हैं कि अगर बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। ठीक है, अगर बंदूक से गोली निकलती है तो वो आगे की तरफ जाती है एक एक्शन करके, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि पीछे की ओर वो क्या है, धक्का देती है। सेकंड एग्जाम्पल है कि नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। ठीक है, यानी कि अगर जैसे नाव खड़ी है किनारे पर, हम उससे सॉरी, नाव जैसे अंदर पानी में खड़ी है। ठीक है, और हम उन नाव में से उतर के अगर हमको किनारे पे जाना है जमीन पे, तो क्या है जब हम उतरते हैं तो नाव क्या थोड़ा पीछे की ओर हट जाती है। और थर्ड इसका एग्जांपल है रॉकेट को उड़ाने में। ठीक है, तो जब रॉकेट उड़ता है इस तरीके से मान लें, ठीक है, ये रॉकेट है और ये इस तरीके से उड़ता है, तो पीछे की तरफ गैसेस रहती हैं। ठीक है, और ये जो गैसेस हैं ये पीछे की तरफ एक्शन कर, सॉरी, ये एक्शन मान लो तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। या फिर अगर हम कहें ये गैस एक्शन है तो इसके रिएक्शन में क्या है, रॉकेट ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ चित्र में देख सकते हो। ठीक है, ये तोप है, इसमें से गोला आगे को निकल रहा है, तो ये तोप क्या है, पीछे की तरफ खिसक जा रही है और गोला आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जितना आगे के लिए फोर्स जा रहा है उतना ही ये बैक में भी फोर्स आएगा। अब समझते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, संवेग को हमने समझ लिया था और अब समझते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कुछ नहीं है, सिर्फ बस इतना है कि संवेग ना तो मतलब उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। तो इसका कुछ अगर फिजिक्स की भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि कोई निकाय है, ठीक है, यानी कि कोई सिस्टम है या समूह है, उसमें अगर कोई बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो उस सिस्टम का, उस निकाय का जो कुल संवेग है यानी कि टोटल मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब फिक्स रहता है। ठीक है, अगर वो 10 है उसका मोमेंटम तो 10 ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल, बाहर से बल ना लगाया जाए। ठीक है, अब समझते हैं आवेग को कि आवेग क्या है। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, और ये इस बॉल को अपने इस हैंडल रॉकेट से क्या है, आगे की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बॉल और ये जो हैंडल है ये बहुत कम टाइम के लिए टच में आते हैं। ठीक है, तो बस इस प्रकार जो लगने वाला फोर्स है वो क्या कहलाता है, आवेग। मतलब ये है इसका कि जो इससे इसने फोर्स लगाया बल, कितनी देर के लिए, बहुत कम समय के लिए। या फिर जैसे क्रिकेट में जो बैट होता है, जब उससे बॉल टच होती है तो बहुत छोटे टाइम के लिए, और छोटे टाइम को हम डेल्टा टी से लिखते हैं। ठीक है, तो जब बल और वो डेल्टा टी समय के लिए लगा है तो इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आवेग। यही होता है इम्पल्स। इम्पल्स एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका एक जस्ट और दूसरा है अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इन दोनों का भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, अब समझ लेते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या है। अब आप यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है
तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, यानी कि ये सेंटर, और अगर ये सेंटर की ओर अगर कोई बल काम कर रहा है तो वो क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक है, और इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। ठीक है, और अगर इसको हमें निकालना हो तो F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है, ये वाला F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जहाँ पे m जो है ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका मास है, v उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग, और r क्या है, ये त्रिज्या जिस वृत्त में घूम रहा है उसका रेडियस। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल आप समझ गए, जो सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या है, अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जब ऐसे घूम रहा होता है कोई वृत्ताकार मार्ग पे, तो एक बल क्या है, अपोजिट साइड की तरफ हमें लगता हुआ प्रतीत होता है, हालांकि ये एक्चुअल में कोई फोर्स होता नहीं है, इसीलिए हम इसे छद्म बल क्या बोलते हैं, छद्म बल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल, जैसे ये अभिकेंद्रीय बल सेंटर की तरफ लग रहा था, केंद्र की तरफ। ठीक है, बट एक बल होता है जो बाहर की तरफ लगता है केंद्र से। ठीक है, यहाँ लगता हुआ प्रतीत होता है, तो ये जो बाहर की तरफ होता है इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय, और उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय। तो ये अभिकेंद्रीय बल होता है। अब आप देखो, ये गाड़ी आ रही है, ठीक है, और एक साथ मोड़ आता है, और जैसे ही मोड़ आता है तो गाड़ी को टर्न करते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो ड्राइवर है वो जब गाड़ी को टर्न कर रहा है तो वो थोड़ा अंदर की तरफ टिल्ट होता है, बट उसमें क्या है, जो एक को पैसेंजर बैठा है उसके साथ दूसरी वाली सीट पे, वो क्या है, वो बाहर की तरफ खिंचता हुआ प्रतीत होता है। तो यही है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे छद्म बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल पर ही डिपेंड है, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। ठीक है, और ये एग्जाम्पल ज्यादातर एग्जाम पूछे भी जाते हैं। देखो इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे मौत के कुआं में आपने देखा होगा वो बाइक या कार चलाते हैं, तो वो भी इसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बलागुण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, बलागुण क्या है, तो बलागुण को समझने से पहले हम सबसे पहले एक उदाहरण समझते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये कोई नट बोल्ट है, और इसको हम एक रिंच की सहायता से यानी स्पैनर की सहायता से क्या है, टाइट या लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देख रहे होंगे कि हमने यहाँ स्पैनर जो है उसकी एक लेंथ ली है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लंबा। ठीक है, अगर हम इसको चाहें हाथ से खोलना तो ये बहुत मुश्किल से खुलता है, थोड़ा इसमें क्या है, हाथ दुख जाते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। या फिर अगर ये कम लंबाई का हो तो भी हमें दिक्कत होती है, लेकिन अगर ये स्पैनर या ये रिंच जो है अगर जितना लंबा होगा, और इसकी सहायता से हम क्या इसे आसानी से खोल पाते हैं, तो यही है बलागुण। ठीक है, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाता है। या फिर आप देखें कि जैसे दरवाजा है, ठीक है, और ये दरवाजा इस तरफ अटैच है, और ये इस तरफ से खुलेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हत्ती लगी होती है इसे खोलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, तो इस तरीके से खुलेगा बाहर की तरफ घूम के। अगर ये वाली हत्ती हम यहाँ पे जनरली लगाई जाती है बिल्कुल आउटसाइड में, ठीक है, एंड साइड में, तो इसे हत्ती को आसानी से पकड़ के हम दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन अगर ये हत्ती यहीं पे लगा दी जाए जहाँ वो जुड़ा हुआ है चौखट से, तो क्या ये आसानी से खुल पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो बलागुण है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बलागुण यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो हमें यहाँ का ये एग्जाम्पल से ये तो समझ में आ गया कि हाँ इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्या चीज़ है बलागुण, बट फिजिक्स की भाषा क्या बोलती है उसको समझते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की भाषा ये बोलती है कि जो बलागुण है टॉ है वो बराबर होता है किसके, जो बल लगाया हमने उसके, और उसमें जो आघूर्ण की भुजा है यानी जितनी दूर से लगाया है आर। ठीक है, जैसे ये रिंच की लंबाई एल है, ठीक है, तो एल आ जाएगा, या फिर अगर आर माने इसको तो आर। तो ऐसे अगर ये यहाँ से यहाँ तक है ये हैंडल, तो ये मान लो 5 मीटर। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये मान लो 1 मीटर, और हमने यहाँ पे भी फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन का।
और यहाँ पे भी हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। तो यहाँ पे जो क्या होगा इसका बलागुण, वो 5 × 5 = 25, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 5 × 1 यानी कि 5। तो इस वजह से ही यहाँ पे हमें खोलने में कठिनाई होती है। हो सकता है दरवाजा ना भी खुले, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा निकल, तो यहाँ पे 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकल के आ जाता है, और जबकि यहाँ पे कितना, 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकल के आएगा। तो इसलिए हिंज को क्या है, जो हत्ती होती है खोलने की, वो बिल्कुल एंड साइड में लगाने की कोशिश की जाती है। जितना एंड में लगाएंगे उतना आसानी से दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। अब एक टॉपिक है सरल मशीन यानी कि सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन कुछ नहीं है, बस अगर मैं इसको समझाना चाहूँ इस तरीके से कि कोई भी काम जो हमें हाथ से करते हैं और उसे करने में हमें क्या होता है, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर उसी को किसी इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा हम जुगाड़ बना लें जिससे क्या है वो आसानी से हो जाए, तो बस वही सिंपल मशीन कहलाती है। यानी कि जो इंसान के काम को आसान कर दे वो मशीन कहलाती है। और सरल मशीन जो खुद सिंपल बनी हो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा तिकड़म ना हो, तो वो सिंपल है। और मशीन जो हमारे काम को आसान कर दे। तो अब आप दोनों चीज़ समझ गए होंगे सरल मशीन क्या है। तो वैसी अ, कोई चीज़ जो हमारे काम को आसान कर रही है और बहुत ही सिंपल है, सरल है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दो चित्र दिए हैं, ठीक है। यहाँ क्या है कि इसने एक पत्थर या एक कोई सपोर्ट लगा रखा और ये एक तख्ता ले रखा है, ठीक है, लकड़ी का। और इस पे ये इधर से फोर्स लगा रहा है और इधर इसने खूब भारी 1 टन का वेट रखा हुआ और ये इसको बड़े आसानी से उठा पा रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट इसको हाथ लगा के उठाता है 1 टन वजन को, तो शायद ये ना उठा पाता। लेकिन आप देख रहे होगे बहुत सिंपल जुगाड़ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल मशीन कहेंगे, ठीक है। मशीन इसलिए क्योंकि इसने हमारे काम को आसान कर दिया, और सिंपल इसलिए क्योंकि ये बहुत सिंपल है, सरल है। सेम ऐसे ही देखो, इसने घिरनी की सहायता से इसको ऊपर उठा दिया लोड को। लेकिन जबकि ये अगर वैसे हाथ से डायरेक्ट इस वजन को ऊपर उठाता, तो शायद ये अपने कंधों से ऊपर इस वजन को नहीं ले जा पाता, ठीक है। आपको उदाहरण एक और उदाहरण दो दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सिंपल मशीन के, जैसे उत्तोलक, ठीक है, यानी कि लीवर, घिरनी, अनत्तल, स्क्रू, जैक, जैक का आपको पता ही है, ठीक है। अब इनमें से एक है उत्तोलक जिसको हम लीवर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया है। तो उत्तोलक क्या है, एक सीधी या टेढ़ी, दृढ़, दृढ़ का मतलब मजबूत, क्षण, क्षण मतलब एक रॉड टाइप होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर सदंतापूर्वक घूम सकती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, उत्तोलक। आप देख रहे हो ये ब्लू कलर की, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की आप एक रॉड देख रहे हो, यही आपका उत्तोलक है। ये सीधी है, इसमें ये टेढ़ी भी हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन ये मजबूत हो, दृढ़ हो। और यही छड़ क्या कहलाएगी, आपकी उत्तोलक। दूसरा पॉइंट है कि एक किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूम सकती है, तो ये घूम रही है, आप जिसमें देख पा रहे होगे, ठीक है, ये घूम रही है आसानी से ऊपर नीचे एक फिक्स पॉइंट के, ठीक है। तो ये जो फलक्रम है, फुलक्रम आलम्ब, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे आलम, ठीक है। तो आलम के चारों ओर ये आसानी से घूम पा रहे हैं। इसमें क्या है, लीवर में मेनली ये 3 पॉइंट है, ठीक है। इन तीन का ही रोल रहेगा जितने प्रकार के आपके उत्तोलन, एक आलम होगा, एक आयास होगा, एक भार होगा, ठीक है। तो आलम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां, जिस पॉइंट पे इसको सपोर्ट देके आसानी से घुमाया जाता है, ठीक है, या जिस पॉइंट पे ये फ्री घूमती है। आयास यानी कि इफर्ट उसको कहते हैं जिस पे फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको दबा रहे हैं, बल लगा रहे हैं हाथ से या किसी चीज से, तो यहाँ एफर्ट डाल रहे हैं, यही हमारा आयास है। और जो काम हम कर रहे हैं जिस तरफ, या जिस तरफ लोड है, उसको हम बोलते हैं भार या लोड, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको आसानी से समझ आ गए होंगे, ठीक है। और इसी की सहायता से हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। पहले हमको ये तीनों चीज समझने होंगे। आलम क्या है, तो आलम वो बिंदु है जिस पे सपोर्ट लेके हम इसको, उत्तोलक को घुमाते हैं। आयास वो है जिस तरफ हम ताकत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। और भार वो है जिस तरफ लोड रहता है, यानी कि वेट रहता है जिसको हम उठाते हैं। अब इसी के बेस पे हम 3 प्रकार के उत्तोलक हैं और तीनों को समझेंगे, ठीक है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ठीक है।
अब प्रथम श्रेणी क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आलम, आयास और भार, इन तीनों की पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा कि ये कौन सी श्रेणी का, और आपसे बस एग्जाम्पल में यही श्रेणी ही पूछेगा अगर पूछा तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस वर्ग के उत्तोलकों में जो आलम्ब है वो आयास और भार के बीच में स्थित होता है, ठीक है, यानी कि जो आलम्ब है वो आपका बीच में होगा, और आयास और जो भार है उन दोनों के बीच, ठीक है, आयास। तो सिंपल इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे मतलब ये पॉइंट होगा और ये छड़ होगी ऐसे, और ये यहाँ से ये वेट होगा, ठीक है, जिसको उठाना होगा, और ये यहाँ से ऐसे करके इस पे एफर्ट डाल रहे होंगे, यानी कि ताकत लगा रहे होंगे। तो आप देखो ऐसा, ऐसे कौन कौन से आपके लीवर हैं जो, या ऐसी कोई सिंपल मशीन है जो आपके यूज में आती है। तो आपने नल का हत्था देखा होगा, तो उसमें नल का हत्था इसी तरीके से होता है, एक तरफ हम हाथ से पानी निकालने के लिए उसे दबाते हैं, दूसरी तरफ से वो जो आयरन रॉड पड़ी होती है अंदर नल के अंदर वो खिंच के ऊपर आती है, और उसी के सहारे पानी बाहर आ जाता है। तो नल हमारा किस श्रेणी का हो गया? प्रथम श्रेणी का, ठीक है। इसी प्रकार साइकिल का जो ब्रेक, हेडपंप तो बता दिया, ठीक है, वही नल वाला या हेडपंप बोलते हैं इसे, ठीक है, पानी का नल। कैंची, सीजर जो होती है आपकी, उसमें भी वो देखो आप बीच में पॉइंट होता है जिस प्रकार वो इस पे घूमती है, ठीक है, कौन सा बीच, और ये हमने बताई दिया थी क्षण सीधी या टेढ़ी दोनों प्रकार की हो सकती है, और ये बीच का पॉइंट हो गया जिस पे घूम रही है, क्या है, आलम, ठीक है। इस तरफ हम आयास यानी कि हाथ से दबाते हैं कैंची को, और इस तरफ ये काम करती है यानी कि काटती है, कपड़ा काटे या कुछ भी चीज, ठीक है। आप अच्छे से ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड श्रेणी के लीवर की, यानी कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें बस जस्ट एक इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भार है, जो भार है वो बीच में आ जाएगा, किसके? आयास के और आलम के। इसका मतलब ये पॉइंट फिक्स रहेगा और ये इस तरीके से आपका उत्तोलक रहेगा, ठीक है। अब ये यहाँ से लोड उठाएगा, ठीक है, और यहाँ से आप ताकत लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ काम होगा। अब ये ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या, आप जैसे सरौता या नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है, या एक पहिए के कूड़ा ढोने की मशीन, ठीक है, ये तीन तरह की चीजें हैं। अब जिसमें नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो आप सिंपली समझ सकते हैं, तो वो किस तरीके से होती है, वो इस कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट बना होता है, और ये इसमें क्या होते हैं। अब यहाँ नींबू रख देते हैं और इसे ऊपर से दबा देते हैं, तो ये क्या है, आलम, भार, यानी कि काम यहाँ हो रहा है और हम ताकत यहाँ लगा रहे हैं हाथ से, ठीक है। जिसने देखी होगी वो बिल्कुल आसानी से समझ गया होगा। सेम ऐसे ये कूड़ा ढोने की जो गाड़ी है वो तो आपने देखी होगी एक पहिए वाली, वो कैसे होती है, या फिर जो भट्टे पे ईंट ढोते हैं, ठीक है, वो भी सेम ही है, एक पहिया यहाँ लगा होता है, ठीक है, और इस तरीके से होता है, ठीक है, और यहाँ उसमें क्या है, इसमें कूड़ा भर लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ से इसे उठा के आदमी चलता है, ठीक है। तो आयास यानी कि काम यहाँ कर रहे हैं और ताकत यहीं लगा रहे हैं, और काम जो है यहाँ पे हो रहा है, जो लोड है, और ये आलम है, ठीक है, फिक्स पॉइंट जिसके सहारे जो उत्तोलक है ये आसानी से घूम पा रहा है। अगर थर्ड कैटेगरी की बात करें, यानी कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की, इसमें अब क्या होगा, इसमें अब जो आयास है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है, किसके? आलम और भार के, ठीक है। तो ये हो गया आपका तृतीय श्रेणी का। एग्जाम्पल है चिमटा, सबके घर में होता है, ठीक है। तो चिमटे में क्या चीज होती है, ये इसको हम देखो, अगर उल्टा बनाए चिमटा तो आप आसानी से समझ पाओगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आलम में आने की फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ काम हो रहा होता है, रोटी यहीं से पकड़ते हैं ना, और हाथ हमारा कहाँ रहता है, यहाँ, यहीं से हम इस पे
ताकत लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये तृतीय श्रेणी का है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी हो, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। यानी कि जो इसका टोटल भार है, ठीक है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से वो नीचे की ओर काम करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अगर हम मान लें कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, अगर हम इतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगा दें तो क्या है, ये वस्तु यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और इसी बैलेंस को हिंदी में हम संतुलन कहते हैं, और संतुलन 3 प्रकार का होता है। अभी इसी को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, एक है आपका स्थायी संतुलन, दूसरा है अस्थायी, और तीसरा है उदासीन यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, स्थायी संतुलन। ठीक है, स्थायी संतुलन का मतलब यह है कि स्टेबल, यानी कि एक तरीके से परमानेंट टाइप का बैलेंस। ठीक है, जो आसानी से नहीं बिगड़ता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसे संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। यानी कि अगर हमने उससे फोर्स लगा भी दिया तो भी उसका बैलेंस वापस अपने कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ पहले वाले इस पे चित्र पे ध्यान देना है। ठीक है, ये दोनों अलग हैं, ये अस्थाई का है और ये न्यूट्रल का है। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो नीचे की ओर है। ठीक है, आप बस को यही पॉइंट ऑब्जर्व करना है। और ये इसकी आप आकृति देख रहे हो, इसकी आकृति इस तरीके से है कि इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो नीचे की तरफ है, और ये स्टेबल है। ठीक है, बिल्कुल यही कि ऐसे के ही ऐसा रखा रहेगा। ठीक है, ये आसानी से अनबैलेंस नहीं होगा। जबकि अभी इसमें कुछ चीज की शर्तें हैं, तो वो वैसे मैंने आपको बताई दी। जैसे इसका गुरुत्व केंद्र है वो अधिकाधिक नीचे की ओर रहेगा। आप इन दोनों के कंपैरिजन में देखें, इसका ऐसे यहाँ, इसका यहाँ, तो इसका सबसे नीचे है। ठीक है, मैक्सिमम नीचे की ओर रहेगा। और जो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि जो ये रेखा है, ये वस्तु के आधार से गुजरेगी। ठीक है, तो ये इसका बेस है और ये इससे गुजर रही है। ठीक है, इसके बाद अस्थायी संतुलन यानी कि अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन ऐसी है, अब आप ये आकृति देखो, अब इसमें देख रहे हो कि ये बहुत ऊंचाई पे है, इस ऑब्जेक्ट में ऊपर की साइड है इसका गुरुत्व केंद्र, और ये इस तरीके से है कि अगर इस पे हम थोड़ा सा ही, मतलब इसको अगर हम हाथ हटा लें तो ये क्या है, तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अस्थायी संतुलन। ठीक है, अनस्टेबल, थोड़ा सा भी अगर इसको विस्थापित कर दिया है तो वो तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो क्या है, बहुत हाइट पे है। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड है उदासीन। उदासीन में क्या है कि इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो गुरुत्व केंद्र क्या मिलेगा आपको, बीच में मिलेगा, सेंटर में। ठीक है, तो आप क्या है कि जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है, बॉल का सेंटर में है, तो इसको थोड़ा सा आप खिसका देंगे तो आगे चल के फिर स्थायी हो जाएगा। ठीक है, इसका संतुलन। ठीक है, तो जैसी भी इसको नई कंडीशन में जहाँ पे छोड़ देंगे वहीं पे क्या है, संतुलित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है, जैसे जिस कंडीशन में आप छोड़ दोगे उसी में अपना संतुलन बना लेगा। तो आई होप ये सब आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने कल के और आज के, ठीक है, जो दोनों लेक्चर थे वो थे अपने चैप्टर 2 से, और इस चैप्टर 2 में जितना भी पढ़ा है उसके हम सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो हर्ट्ज है वो किसकी इकाई है। ठीक है, क्या मापने की यूनिट है। ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन सी तरंगों की तीव्रता, ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, तो हर्ट्ज का हम जो उपयोग है वो तरंग दैर्ध्य नापने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा किसकी इकाई है, सॉरी विद्युत धारा की इकाई क्या है, ये पूछा है, विद्युत धारा की यूनिट क्या है। तो हम विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं, तो वो करते हैं हम एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं आपको, जैसे ओम बिल्कुल नहीं है, वोल्ट विभव की है, ठीक है, कूलम्ब भी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी कि लेंस की जो शक्ति है उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो वो होती है डायोप्टर।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, वाट आपकी होगी शक्ति की, और आफ्टर किसी की नहीं होती, और मीटर लंबाई की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल से हम क्या है, जो साउंड होता है उस साउंड उसको मेजर करते हैं। ठीक है, कि कितनी तेज ध्वनि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वातावरण की ध्वनि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहाँ विद्युत मात्रा की इकाई पूछ रहा, तो हमने एम्पियर बताया। अब पूछ रहा है एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो सीधी सी बात है, करंट। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा। और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5 तक हो गए, अब ये 6 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। कल वाले लेक्चर में हमने सदिश अदिश समझा था। तो आपको ये 4 राशि दी है, संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। ठीक है, तो इसमें 3 राशि सदिश है और एक अदिश है। तो ये पूछा सदिश नहीं है, तो इसमें क्या है, द्रव्यमान सदिश नहीं है। ये कैसी राशि है, ये अदिश है। और बाकी 3 क्या है, सदिश राशि। संवेग भी सदिश है, वेग भी सदिश है, और कोणीय वेग भी सदिश है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सदिश राशि है। ठीक है, इसमें पूछा है कि सॉरी अदिश राशि है, ऊर्जा, बलागुण, संवेग या उपयुक्त सभी। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये इसमें अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा है वो कैसी राशि, अदिश राशि है। बाकी ये दोनों सदिश है, संवेग भी और बलागुण भी। बलागुण अभी हमने समझा है और संवेग भी हमने अभी समझा है। ठीक है, बलागुण टॉय। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। ठीक है, तो सदिश राशि पूछ रहा है जिसमें क्या होगा, इसमें 3 अदिश होंगी और एक सदिश होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संवेग। संवेग आपकी कैसी है, सदिश राशि, जबकि दाब अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है और कार्य भी अदिश है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। मतलब अदिश राशि आपको बतानी है। तो विस्थापन कैसी है, सदिश है, तो ये भी नहीं होगी। वेग सदिश है, ये भी नहीं होगी। अब बचे बल और आयतन, तो बल भी सदिश है, ये भी नहीं होगी। तो क्या है, आयतन अपना अदिश राशि है, जो इसका मतलब ये हो कि सदिश नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है या नहीं है, जो सदिश नहीं है या सदिश है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। ठीक है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसमें क्या है, वेग आपकी सदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान, समय और लंबाई तीनों अदिश राशि। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अभी हमने जो न्यूटन के नियम समझे हैं ये उससे रिलेटेड है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से रिलेटेड बल है। ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है लेकिन किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन वाला है। ठीक है, तो देखो उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, जो एक्शन रिएक्शन उन दोनों की अपोजिट होगी। तो दिशा समान होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट गलत हो गया। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं या हमेशा एक ही वस्तु पर। ठीक है, तो ये दोनों क्या अलग अलग पे लगेंगे। तो ए भी आपका गलत हुआ, क्योंकि एक पे एक्शन होगा और दूसरे पे क्या होगा, रिएक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकदम फिक्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हो। यानी कि अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो इस पे एक्शन, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बंदूक, बंदूक पीछे की तरफ जाएगी, फिर रिएक्शन जिस पे वो झटका देगी। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है कौन सा नियम है? तो ये तृतीय नियम है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, तृतीय नियम। ठीक है, थर्ड नियम की वजह से ही हम तैर पाते हैं, क्योंकि हम अपने जो हाथ पैर चलाते हैं पानी में तैरते टाइम, तो उससे क्या है, जो पानी होता है उसको हटाते हैं, तभी एक्शन रिएक्शन होता है। हम पानी को पीछे की तरफ हटाने के लिए एक्शन करते हैं और पानी हमको आगे की तरफ धक्का दे देता है रिएक्शन के रूप में। ठीक है, और हम आगे तैर जाते हैं। ठीक है, अभी हम 13 तक हो गए। अब 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो ये किसने दिया था, बताओ। इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि ये न्यूटन का क्या है, प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, और साथ ही ये गैलीलियो का भी है, मैंने बताया था, जड़त्व का भी है। तो अब आप इसमें से किसको सेलेक्ट करेंगे, बताओ। देखो, अगर इन दोनों में से एक ही दिया है तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें से अगर न्यूटन दिया है तो न्यूटन कर दो, अगर गैलीलियो दिया है तो गैलीलियो। बाकी इसमें दोनों ही सही है। ठीक है, क्योंकि ये गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम से? तो ये हमने बताया था, ये फर्स्ट लॉ से आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसको बोलते हैं हम जड़त्व। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी कंडीशन में रहना चाह रहा है तो वही उसका जड़त्व का गुण है। ठीक है, और अगर उसके कोई कंडीशन है और उसमें हम चेंज करने की कोशिश करें तो वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा या अपोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो क्या है, जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।